हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है संसाधन के रूप में लोग। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मस्ट वॉच। और आज हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर और इसे पूरा करेंगे। संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब वो लोग जो काम वगैरह करते हैं और देश की जीडीपी में योगदान देते हैं। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। मतलब अगर हम जनसंख्या के बारे में देखें तो वो जीडीपी में योगदान देते हैं, उसके सृजन में योगदान देते हैं। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, जो कि है मानव संसाधन। जनसंख्या भी एक मानव संसाधन है क्योंकि वो काम करते हैं और उससे इनकम होती है, उससे देश में जीडीपी बढ़ती है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम नकारात्मक पहलू को सोचते हैं। भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय हम ये सोचते हैं कि किसी देश की जनसंख्या जो है उसके ऊपर बोझ है या फिर ज़्यादा पॉपुलेशन किसी जनसंख्या के लिए बुरी है, बट ऐसा नहीं है। जनसंख्या जो है वो मानव पूंजी का निर्माण करती है जिससे हमारी जीडीपी बढ़ती है। इसलिए जनसंख्या किसी भी देश का दायित्व नहीं होती, इवन उसकी जीडीपी में योगदान देती है और वो उस देश के लिए अच्छा है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। जब हम इन्वेस्ट करते हैं मानव पे, उसे अच्छी शिक्षा देंगे, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो और ज़्यादा काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, डेवलपमेंट होगी जिससे। तो वो मानव, उसे हम कहते हैं मानव पूंजी। और भौतिक पूंजी निर्माण की भांति ही देश के उत्पादक शक्ति में वृद्धि करते हैं। मानव पूंजी में अगर हम निवेश करें शिक्षा के थ्रू, प्रशिक्षण के थ्रू और स्वास्थ्य सेवा के थ्रू, मतलब अगर हम किसी को एजुकेशन दे रहे हैं, उसकी हेल्थ अच्छी के लिए उसे स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं और उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो फिर वो मानव पूंजी में बदल जाता है और वो देश के लिए अच्छा होता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता से इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। मतलब एजुकेटेड होंगे लोग, हेल्दी होंगे, अच्छे तरीके से ट्रेंड होंगे, तो वो उच्च उत्पादकता करेंगे, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उससे देश की जीडीपी बढ़ती है, जो कि देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उन्हें रिटर्न मिले, कि हम भी अच्छा प्रोडक्शन करें और देश की जीडीपी में योगदान दें। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार एक बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्रता ला सकता है। मतलब हरित क्रांति में हाइब्रिड सीड्स, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह जैसे और रासायनिक उर्वरक यूज किए गए उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए, और उससे उत्पादकता में वृद्धि हुई। वैसे ही मानव संसाधन जो है अपने आप को अच्छे तरीके से प्रशिक्षित करके और अच्छी स्वास्थ्य के साथ ज़्यादा उत्पादकता कर सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। मतलब अभी मशीनरी या फिर प्लांट जो है उसको छोड़ के, प्लांट वगैरह को छोड़ के मानव पूंजी ने ज़्यादा महत्व प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मानव जो है वो अगर हेल्दी होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो एआई और टेक्नोलॉजी में अपना माइंड लगाएगा, जिससे और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवा उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। सपोज कीजिए ये कोई गांव है और यहाँ के लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और यहाँ अगर कोई डॉक्टर आके इन्हें स्वास्थ्य सेवाएं देता है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना। तो उससे उन लोगों को बेनिफिट होता है जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। इस तरीके से एक स्वस्थ जनसंख्या और शिक्षित जनसंख्या दूसरे लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, उनको बेनिफिट देती है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते, मतलब भूमि जो है वो खुद को उपयोग नहीं कर सकती और पूंजी भी।
इन दोनों को यूज करने के लिए हमें मानव पूंजी की जरूरत पड़ती है। जब कोई इंसान शिक्षित और अधिक स्वस्थ होता है तो उससे वो इनका यूज बेटर करता है और दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचाता है। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा दायित्व माना जाता है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है या फिर 150 करोड़ है, जो भी नए डाटा के अकॉर्डिंग होगी, तो वो भारत के लिए दायित्व है, इतनी जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, ये है वैसा है, ऐसा भी कुछ बोला जाता है। मतलब उसको जनसंख्या को परिसंपत्ति नहीं माना जाता, बल्कि उसे दायित्व माना जाता है कि अब देश को इनको स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इस तरीके से इसे दायित्व बोला जाता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। मतलब अगर आप शिक्षा और हेल्थ में निवेश करते हो तो उसे परिसंपत्ति में बदला जा सकता है, ना कि दायित्व। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में, औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा और संसाधनों पर व्यय के द्वारा उसे परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। इस चैप्टर का सीधा सीधा आशय ये है कि ज्यादा जनसंख्या जो है वो देश के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि लाभदायक होती है, क्योंकि वो उतना ज्यादा प्रोडक्शन में योगदान देती है। इसलिए जो है हर किसी को शिक्षित किया जाना चाहिए, वेल ट्रेंड किया जाना चाहिए, ताकि वो देश के लिए मानव पूंजी बन सके, ना कि दायित्व। अब इसमें कुछ स्टोरीज दी गई हैं एनसीईआरटी में। शकल की कहानी है। शकल जो अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करता है, घर का काम करने में अपनी माता की मदद करता है। माँ शीला उसका घर का कामकाज देखती है और जो उनके पिता हैं वो खेत में काम करते हैं। शकल बहुत इंटेलिजेंट है, उसे पढ़ाई में शुरू से ही काफी इंटरेस्ट है। और उसके चाचा जो श्याम है उन्होंने मैट्रिक पास की है और उसके बाद वो घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं करते, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली है। बूटा और शीला ये चाहते हैं कि जो शकल है वो पढ़े लिखे और उस गांव में स्कूल का नाम लिखवाने पर जोर देते हैं, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया, उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। मतलब पहले उन्होंने कर्ज लिया और शकल को पढ़ाया कंप्यूटर। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय पश्चात जो है शकल को प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई और उसने एक नए सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली और उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसकी पदोन्नति कर दी, उसका मतलब प्रमोशन कर दिया। इसे क्या हुआ, शकल पहले घर पे रहता था, घर के कामकाज करता था और उसका मतलब जीडीपी में कोई योगदान नहीं था। बट जब वो पढ़ा लिखा, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, तो उसने उसकी खुद की इनकम में तो इंक्रीज हुई है उसकी खुद की इनकम, क्योंकि उसकी प्रमोशन हुआ है। इसके साथ ही उससे उस कंपनी फर्म को भी फायदा होगा। अब एक और लड़के की कहानी है, विलास की कहानी। विलास 11 वर्ष का लड़का है और वह सकल के गांव में रहता है। उसके पिता मछुआरे हैं। जब वो 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ जो गीता है वो मछलियां बेचकर उसका पालन पोषण करती थी परिवार का। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती थी और निकट मंडी में बेचती थी। वह मछलियां बेचकर दिन में 150 रुपए कमा पाती थी। विलास जो है वो गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी डॉक्टर को दिखा पाती। शकल के लिए जो है एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया गया, उसकी इनकम अच्छी हुई तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा ही था, तो अच्छे से वो जीडीपी में योगदान दे रहा है। लेकिन विलास जो है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, इनके पास इनकम भी नहीं है, सिर्फ 150 रुपए कमा पाते हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है और वो स्कूल भी नहीं कभी जा सका विलास। विलास को जो है पढ़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था और छोटे भाई मोहन की देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ जो है बीमार हो जाती है और उसको मछली बेचनी पड़ती है मजबूरी में गांव में, और इस तरह वो भी अपनी माँ की तरह कम ही कमा पाता था। इस तरह हमने देखा कि जो एक तरफ शकल है जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड था, विलास को कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। शकल के पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया तो उनको रिटर्न मिला कि उनकी सैलरी अच्छी हुई और उन्होंने नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया। वहीं विलास जो है उनकी फैमिली में भी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और उनकी इनकम बहुत कम होती थी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसकी श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई और इससे उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे
दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है, मतलब या तो उसे सैलरी मिलती है या फिर वो जो भी चाहता है उसे वो मिलता है। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी थी। वह अपनी माँ की भांति मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था, इसलिए वह अपनी माँ की तरह ही अकुशल श्रमिक वेतन पाता था। मानव संसाधन शिक्षा और चिकित्सा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह है, मतलब जैसे अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और उससे आपकी जो है इंक्रीज हो जाता है मनी। तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, और आपको वेजेस वगैरह मिलते हैं, इनकम मिलती है, इनकम होती है रिटर्न में। उससे ह्यूमन कैपिटल जो आप बन जाते हो और उससे नेशनल जीडीपी में वृद्धि होती है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया भविष्य में उच्च आय और समाज में वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। मतलब पढ़ा लिखा और स्वस्थ इंसान जो है वो देश के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं शिक्षा का महत्व अनुभव किया होता है। उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति सचेत होते हैं। जो पढ़ा लिखा होगा वो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होता है, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा हो या फिर बिल्कुल ना पढ़ा लिखा हो तो उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में इतना ख्याल नहीं रहता और उनको सैलरी भी कम मिलती है, जिससे वो जो है हेल्दी फ्रूट्स वगैरह नहीं खा पाते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं और इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं अशिक्षित, अस्वच्छता और सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप दुष्चक्र सृजित कर देते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित में रखते हैं। सपोज कीजिए अभी विलास के पेरेंट्स की कुछ कमाई नहीं होती थी, उनकी मदर बहुत लो इनकम पे थी, वैसे ही विलास होगा और विलास बाद में अपने बच्चों की भी अगर एजुकेशन में खर्च नहीं करेगा तो इस तरह से ये दुष्चक्र हो जाता है। बिल्कुल इसमें किसी को बेनिफिट नहीं होता, ना ही ये देश के लिए अच्छा होता है। जापान जैसे देश में मानव संसाधन पर निवेश किया गया। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज पे निवेश किया। यह विकसित धनी देश है, वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। मतलब अपने देश में प्राकृतिक संसाधन है उनको तो वो मंगवाते हैं। वे फिर भी धनी और विकसित कैसे बने? उन्होंने लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया, इसीलिए वो विकसित बने, हालांकि उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे नहीं था। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की उससे ये लोग धनी और विकसित हो सके हैं। मतलब इनकी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है जापान। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, विलास और सकल की तरह विभिन्न क्रियाकलापों में लोग संलग्न होते हैं। हमने देखा है कि विलास मछलियां बेचता है और सकल जो एक फर्म में नौकरी करता है। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। तो हम देखते हैं आर्थिक क्रियाकलाप जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आते हैं। द्वितीयक में विनिर्माण शामिल है, मतलब इनका यूज करके आप क्या बनाते हो, विनिर्माण शामिल है। टर्शरी सेक्टर में जो है संचार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि शामिल है। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इसमें जो है बिना मशीनरी वगैरह के छोटे स्तर पर निर्माण कार्य होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं और आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब इनसे जो है नेशनल इनकम में मूल्यवर्धन होता है और आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। आर्थिक क्रिया के जो 2 भाग होते हैं आर्थिक क्रियाओं के, एक तो बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल है। एक तो बाजार क्रिया होती है और दूसरी होती है गैर बाजार क्रिया। गैर बाजार क्रिया से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन से है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण, अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। मतलब बाजार क्रिया तो है जिनको आप बेनिफिट के लिए या फिर पैसे के लिए बनाते हो और उन्हें बेच वगैरह देते हो, लेकिन जो गैर बाजार क्रियाएं होती है वो खुद के उपभोग के लिए बनाई जाती हैं। ये है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। इसमें आप ये कृषि देख सकते हैं, इसमें छोटे पैमाने पर निर्माण देख सकते हैं, इसमें परिवहन देख सकते हैं।
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवारों में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में जाते हैं। सकल की माँ है जो खाना बनाती हैं और बर्तन साफ करती हैं, कपड़े धोती हैं और घर का काम करती हैं। सकल के पिताजी खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार का पालन पोषण के लिए सेवाएं प्रदान करती है और उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। मतलब उनकी जो माँ है वो घर का फैमिली का पालन पोषण करती है, लेकिन उसके लिए कोई उनको वेजेस नहीं मिलते हैं। बूटा जो है धन कमाता है जिससे वह परिवार का पालन पोषण और पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान जो है नहीं मिलता। आपने कभी देखा है अपनी मदर को घर से पैसे लेते हुए एज सैलरी? नहीं ना, उन्हें सैलरी नहीं मिलती, हालांकि वो परिवार का पालन पोषण करती हैं। और उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जा सकता, मतलब इसको जो है नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती हैं। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए जो भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं, उनके पुरुष सहयोगी की तरह ही उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। मतलब जब वो कोई चीज बेच के आ रही हैं और आय कमा रही हैं तो उसको काउंट किया जाता है और उनकी आय जो है उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। मतलब अगर वो पढ़ी लिखी होती तो उनको कोई और अच्छी जॉब मिल जाती जिससे वो अच्छी सैलरी कमा पाती और अपने परिवार का ध्यान रख पाती, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो केवल मछली बेचकर जो है परिवार का पालन पोषण करती हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा या निम्न कौशल स्तर है, मतलब उनका स्किल्स उनमें इतनी नहीं है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है, वेजेस जो है महिलाओं को कम दिए जाते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इक्वल पे मिलना चाहिए सभी कर्मचारियों को जो भी वो काम करें। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती है जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती और कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। मतलब उन्हें नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, कभी उनकी जॉब जा सकती है और कानूनी सुरक्षा का भी अभाव होता है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। मतलब कभी उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, कभी मिल जाता है, मतलब साल में ऐसा पूरा फिक्स नहीं होता। और निम्न आय होती है इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा जैसे सुविधाएं जो है अनुपलब्ध होती है, वो फैसिलिटीज नहीं मिलती। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाएं पुरुषों के बराबर वेतन उनको मिलता है क्योंकि उनकी अच्छी एजुकेशन हुई हो और अच्छा उनमें स्किल्स हो। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामाजिक नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है। मतलब कुछ लोगों ने भी प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया, कुछ महिलाओं ने, जैसे कि आईएएस आपने देखी होंगी, आईपीएस देखी होंगी और स्टेट सर्विसेज में पीसीएस अधिकारी देखी होंगी। कितनी सारी महिलाएं हर क्षेत्र में ऑलमोस्ट महिलाएं जाने लगी हैं जिसमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है, उनमें भी उन्होंने प्रवेश लिया है, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह बनती हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती है। मतलब पढ़ी लिखी जनसंख्या और हेल्दी जनसंख्या जो है वो देश के लिए लाभदायक होती है, परिसंपत्ति होती है वो देश के लिए। कैसे? मान लीजिए आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आप अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं ना, तो उससे जो है देश में प्रोडक्शन होगा, आपकी सैलरी आएगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी उससे। लेकिन मान लीजिए आपका हर वक्त स्वास्थ्य खराब रहता है, आप कभी भी कोई काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर भी कम हो जाते हैं और मोस्टली ये चांस है कि आपको सैलरी भी कम मिले, उससे नेशनल इनकम में कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इसीलिए जनसंख्या की गुणवत्ता है साक्षरता दर, जीवन प्रयासा और उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। शिक्षा। नेक्स्ट है शिक्षा। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षैतिज खोले और नई आकांक्षाएं दी, जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में शिक्षा का योगदान बहुत बड़ा है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपके लिए जॉब्स के अवसर बढ़ जाते हैं और आपको अच्छे सैलरी वाली जॉब्स मिलती हैं।
यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है क्योंकि गर्ल्स का जो है लिटरेसी रेट काफी कम था। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। आपने देखा होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई नवोदय विद्यालय जरूर होगा। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी, और जो मतलब जॉब वगैरह से रिलेटेड व्यावसायिक शिक्षा भी आजकल दी जाती है। स्कूलिंग में भी ये इंपॉर्टेंट कर दिया गया है। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 99,300 करोड़ रुपए हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 3.1% हो गया है बजट अनुमान के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो केंद्रीय और राज्य सरकार के दस्तावेज हैं उनके द्वारा बजटीय अनुमान 2020-21 में 2.8% बताया गया, जो कि कम हो गया। इससे साक्षरता दर 1951 में 18% से 85% हो गई है 2018 में। पर साक्षरता प्रत्येक नागरिक को न केवल अधिकार बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने और अपने अधिकारों को ठीक से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपको अपने राइट्स पता होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग आज भी अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं या फिर उनका सही यूज करना नहीं जानते हैं। तो अगर कोई साक्षर होता है तो उसे अपने अधिकारों का भी पता होता है, अपने कर्तव्यों का भी पता होता है। व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानी पूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा उत्प्रेरक की भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। मतलब अगर हमें देश का विकास करना है या फिर विकास में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे निपटना है तो उसका सोल्यूशन है शिक्षा। क्योंकि पढ़े लिखे लोग, स्वस्थ लोग जो हैं देश के लिए परिसंपत्ति हैं और कीमती राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। यह है साक्षरता दर जो कि 1951 में जो 18% से अभी 85% हो चुकी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा साक्षरता करीब 14.2% अधिक है। महिलाओं पुरुषों का डिफरेंस देखें तो 16% का है और नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का 14.2% का है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। वर्ष 2011 में केरल के कुछ राज्यों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में केवल 62% ही है। 2019-20 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली द्वारा भारत के 7 लाख से भी अधिक गांवों में फैली हुई है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। मतलब स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे बहुत होते हैं, पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, और या फिर जो शिक्षा का स्तर है वो भी निम्न है। उसकी वजह से जो शिक्षा का स्तर है या फिर प्राथमिक स्कूल प्रणाली है वो कमजोर हो गई है। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यों, स्थानीय सरकारों, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता को केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा के नामांकन हेतु सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए बच्चों के धारण और पोषण में सुधार करने के लिए भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। आपको बताना है कि ये भोजन की योजना जो नाम से पहल है गवर्नमेंट की, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिड डे मील, मध्याह्न भोजन। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 12वीं योजना में शिक्षा में 18 से 23 आयु वर्ग के नामांकन में 27% तक वृद्धि 2018 में रही है। विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता और राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक दूरस्थ और संचार प्रौद्योगिकी
की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर केंद्रित है। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। हायर एजुकेशन जो दे रहे हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। फिर है स्वास्थ्य। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी ऐसे फर्म व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित करती होगी जो खराब स्वास्थ्य के कारण स्वस्थ श्रमिकों को के बराबर कार्य नहीं कर पाए? ऑब्वियसली जिसका खराब स्वास्थ्य रहता है वो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो कोई भी फर्म उसे काम नहीं देगी। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। जो खराब स्वास्थ्य वाला व्यक्ति है उसका योगदान हमेशा कम होगा, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, जिससे प्रोडक्शन नहीं होगा। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय एक वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से, मतलब जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाए तो उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। हजार के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से है, मतलब कितने लोगों की डेथ होती है। ये है बच्चे जो हैं चेकअप करवाने, वेट वगैरह। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे योजनाएं भी चलाई हैं, जिसमें आप लोन लेके भी अपना इलाज करवा सकते हो। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक पहुंच को बेहतर बनाना है। मतलब परिवार कल्याण और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और पौष्टिक आहार, उसको पहुंच को बेहतर बनाना। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। मोस्टली 3 चीजों पे फोकस किया जाता है, कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसी से जो मानव पूंजी है वो देश की परिसंपत्ति बन जाते हैं। इन उपायों को अपनाने के लिए जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़कर 2016 में जो 69.4% अधिक हो गई है। वर्ष जीवन प्रत्याशा जो है बढ़ गई है। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 2020 में 36 पर आ गई है। मतलब पहले 147 बच्चे मरते थे प्रति हजार लोगों पे, लेकिन अभी सिर्फ 36 बच्चों की डेथ हो गई है। मतलब काफी सुधार हुआ है। इस अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.8 और मृत्यु दर 6.2 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। मतलब आपकी आयु में अगर वृद्धि होती है तो आपका जीवन की उच्च गुणवत्ता होती है, उत्तम गुणवत्ता होती है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा, इन्फेक्शन से रक्षा और माता के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने के लिए शिशु मृत्यु दर घटती है। मतलब अगर आप उन्हें संक्रमण से रक्षा करते हो और माता के साथ बच्चों की देखभाल की करी जाती है और पोषण भी अच्छा प्रोवाइड कराया जाता है, तो उससे शिशु मृत्यु दर घटती है। फिर है बेरोजगारी। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने वाले इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त ना कर पाए। मतलब वो काम तो करना चाह रहे हैं बट उन्हें काम मिल नहीं रहा है, उन्हें जॉब्स मिल नहीं रही हैं, फिर कोई भी काम उन्हें मिल नहीं रहा है, तब बेरोजगारी कही जाती है। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं तो उनकी गिनती श्रमिक शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती। न ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है, क्योंकि शीला बाहर काम करने की इच्छुक ही नहीं है। जो मतलब विलफुल है काम करने के, जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें फिर भी काम ना मिले, उसे बेरोजगारी कहा जाता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष हो, उसे कार्यशील जनसंख्या बोला जाता है। श्रम बल जनसंख्या, यूथ एंड अडल्ट। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक ही नहीं है, तो उसे भी बेरोजगार नहीं कहा सकता। सपोज कीजिए कि आपको जॉब चाहिए बट आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप बेरोजगार हो, क्योंकि आपको जॉब चाहिए और आपको मिल नहीं रही है।
लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए ही नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, तो फिर आप बेरोजगार नहीं कहे जाएंगे। शकल के दादा दादी और नाना नानी, यद्यपि जिनका इस कहानी में वर्णन भी नहीं किया गया, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जाता, क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है, उनकी जो एज है वो 15 to 59 से ज़्यादा है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार है, मतलब पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उन्हें उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलती। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब आपको मान लीजिए जनवरी फरवरी में काम मिला, तब फसल का टाइम था, लेकिन आपको मार्च अप्रैल मई में कोई काम नहीं मिला, क्योंकि उस समय कोई फसल का काम नहीं होता। सपोज कीजिए, तो इस हिसाब से मौसमी बेरोजगारी हुई। मतलब आप जब काम होता है तब तो आपको काम मिल जाता है और वरना नहीं मिलता, और ऐसा गाँवों में होता है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से ग्रसित होते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं, जैसे बुआई, कटाई, निराई और गहाई। इसमें तो वो लोग, उनको काम मिल जाता है। कुछ विशेष महीनों पर कृषि आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिलता, बाकी टाइम पे वो लोग फ्री रहते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता, तो वो लोग बेरोजगार होते हैं। इसे कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास ऐसा भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे हैं, तो 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत में काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन 8 लगे हुए हैं, तो जो ये 3 लोग हैं, इनको प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत किया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो 5 लोगों जितना ही होना है। ये 3 लोग तो ऐसे ही लगे हुए हैं बस, और इनसे कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन उतना ही होना है जितना 5 लोगों से होना है, तो ये लोग 3 होंगे प्रच्छन्न बेरोजगार। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। मतलब ग्रेजुएटेड लोगों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ रही है। मतलब मैट्रिक पास जो है उसको जॉब फिर भी मिल जाती है, लेकिन जो ग्रेजुएटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, उनको फिर भी नहीं मिलती है जॉब। लेकिन उनको जॉब चाहिए और इसलिए वो बेरोजगारी में आते हैं। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति में कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। मतलब एक साइड तो उन्हें टेक्निक का पूरा नॉलेज है बट फिर भी बेरोजगारी है, दूसरी साइड जितनी टेक्नोलॉजी का कौशल चाहिए, टेक्नोलॉजिकल स्किल चाहिए, उतनी है नहीं, तो इसी कारण से भी बेरोजगारी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है, लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। जितने जो देश में ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे, उससे आर्थिक बोझ में वृद्धि होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है बेरोजगारी कम करना चाहती है, देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को है काम देना चाहती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। फिर 15 से 59 के जो लोग हैं वही कार्यशील जनसंख्या है, और अगर उनमें भी बहुत सारे बेरोजगार हैं तो इससे बाकी जो लोग हैं उन पे प्रेशर बढ़ता है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर अर्थव्यवस्था का इससे विकास प्रभावित होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी करता है, से उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है, मतलब जिनका यूज हो सकता है अच्छे से, उसको ये बर्बाद करता है। अन्य लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर लोगों को संसाधन नहीं बना सकते तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था का दायित्व बन जाएंगे।
जनसंख्या किसी भी देश के लिए दायित्व नहीं होती, ऐसा हमने पहले पढ़ा। लेकिन अगर वो बेरोजगार है तो वो दायित्व बन जाती है, क्योंकि वो खुद से कमा नहीं पा रहे हैं लेकिन वो दूसरों पर बोझ हैं, क्योंकि उन्हें उनके स्वास्थ्य के लिए भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, और भी उनके अन्य खर्च जो होते हैं उसके लिए उन्हें चाहिए होता है कुछ ना कुछ। तो इसीलिए वो दायित्व बन जाते हैं अर्थव्यवस्था पर, जिससे मंदीग्रस्त हो जाती है अर्थव्यवस्था, और इससे अर्थव्यवस्था नेगेटिवली इफेक्ट होती है। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब काम तो उतना ही करते हैं बट आय कम है या फिर उत्पादकता कम होती है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए है, मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध है ये काम, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी ना किसी काम से जो बस जुड़ जाना चाहते हैं। मतलब जो गरीब लोग होते हैं उन्हें ऐसा होता है कि कोई ना कोई काम मिल जाए बस, जिससे उनका खर्च चल जाए, चाहे वो कितनी भी कमाई का हो। अपनी इस कमाई से वे इस तरह का किसी भी तरह का जीवन निर्वाह नहीं कर पाते हैं। ये कमाई उनकी आजीविका के लिए कम होती है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। कृषि क्षेत्र में आपने देखा होगा कि कहीं 5 लोगों की जरूरत है लेकिन वहां पे पूरा 8 लोगों का परिवार काम कर रहा है, तो वहां 3 लोगों की जरूरत नहीं है फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है, लेकिन 8 लोगों के लिए ही उनका खर्च चलता है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती। प्रोडक्शन उतना ही होता है, खर्च उनका उतना ही चलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती है, और परिवार के लिए अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहर की ओर जाते हैं, प्रवास करते हैं। मतलब गांवों से शहर की ओर प्रवास करते हैं, जिससे बाद में शहर में भी पोल्यूशन वगैरह और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कमी आई है। कुछ अधिशेष कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में चला गया है। द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। मतलब कि अभी कृषि पर कुछ बोझ कम हुआ है और कृषि के क्षेत्र में कुछ कमी आई है। इससे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में लोग जाने लगे हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रचंड बेरोजगारी काफी होती थी, तो इसलिए कृषि पर निर्भरता में कुछ कमी आई है और हमारी अर्थव्यवस्था जो है सेकेंडरी और टर्शरी में चली गई है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि किसी साधारण बच्चे पर भी शिक्षा और स्वास्थ्य और प्रशिक्षण में निवेश करके हम उसे ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं, जो कि देश की पूंजी जो कि देश की जीडीपी और इनकम, नेशनल इनकम में योगदान देता है। इसके साथ ही जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता वो अच्छे से प्रोडक्शन वगैरह नहीं कर पाता है और वो देश की जीडीपी में योगदान नहीं कर पाता, और इसके लिए वो अर्थव्यवस्था पर दायित्व बन जाता है। फिर हमने देखा कि जो अच्छे तरीके से शिक्षित लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारे अवसर खुले होते हैं, उन्हें अपने अधिकारों का पता होता है। और हमने इसके साथ ये भी देखा कि बेरोजगारी है जो गांवों में मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, जबकि शहरों में शिक्षित बेरोजगारी होती है, जिसमें पढ़े लिखे जो लोग हैं वो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, और अगर मिलता भी है तो उन्हें उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग रोजगार नहीं मिल पाता। और कुछ क्षेत्रों को में तो ऐसे है कि वो काम जरूर कर रहे हैं लेकिन ऐसा है कि उन पर काम थोपा गया है। जैसे कि गरीब होते हैं जो लोग, उन्हें ऐसा नहीं होता कि उन्हें एक ऐसा काम मिलना चाहिए, कैसा नहीं, उन्हें बस ऐसा रहता है कि उन्हें कोई काम मिल जाए, जिससे वो काम उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका मन नहीं होता है। इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरा होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये थे हमारा आज का चैप्टर, संसाधन के रूप में लोग। थैंक यू सो मच।